गाइस 94 में जिस समय मैं जेई की तैयारी कर रहा था, सबसे बड़ी समस्या जो आती थी वो ये कि किताब पढ़ करके टॉपिक नहीं समझ में आता था। पेरेंट्स हेल्प कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने +2 में साइंस पढ़ी नहीं थी। टीचर ढूंढा जाए, अब एक क्वेश्चन लेकर के मैं अपने फिजिक्स के टीचर के पास पहुंचा, उन्होंने वो सवाल देखा, बोले बेटा मैं ये सवाल कर लेता तो मैं यहाँ बैठा होता, वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर मैंने और मेरा एक और दोस्त था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स को पकड़ते हैं। तो एक फिज़िक्स के एचओडी के पास गए हम लोग, उनसे कहा कि सर फिज़िक्स पढ़ाइए। वो बोले बेटा 2 बच्चों को तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। खैर फाइनली एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब मिले, उनके पास हम लोग काफ़ी महीने पढ़े भी, लेकिन कोर समस्या जो थी कि टेक्स्ट बुक से पढ़ करके टॉपिक नहीं समझ में आता था, ये समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर दिमाग में आया कि यार हो सकता है कुछ और किताबें होती हों जिनमें बड़ा आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हो सकता है उन किताबों को पढ़ के समझ में आए। अब ऐसी किताबों को ढूंढने के लिए पहुँचे लखनऊ। बड़े बड़े बुक स्टोर, सब उनका मॉडल ये था कि आप आओ, किताब का नाम बताओ और ले करके कट लो। अब मुझे किताब का नाम तो पता नहीं, मुझे तो ये देखना था कि भैया इतनी सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें से ये वाली और ये वाली से मुझे समझ में आता है। अब ये खोजबीन उन बड़े स्टोर्स पे तो हो नहीं सकती थी। खैर फिर मुझे पता चला हज़रतगंज में एक बुक स्टोर होता था, बुक्स एंड बुक्स के नाम से। छोटा सा खोखा ही टाइप होता था, एक यंग से सज्जन उसको चलाते थे, किताबों के शौकीन थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ऐसी ऐसी किताबें वो रखते थे जो पूरे लखनऊ में आपको कहीं नहीं मिलती। और उनकी खास बात ये थी कि उनके यहाँ आप जाइए, कहिए भैया फिजिक्स की किताबें दिखाओ, तो वो आपको 8-10 किताबें आपके सामने रख देंगे और फिर आप दिन भर उनकी दुकान पर खड़े होकर के उसके पन्ने पलटते रहिए, 4-5 पेज हर एक किताब का पढ़िए, फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि कौन सी किताब से आपको समझ में आ रहा है, और उनको एतराज़ नहीं होता था। वहीं पर मैंने एच.सी. वर्मा की फिजिक्स डिस्कवर की, मेरा ख्याल पहला एडिशन उसी साल आया था 94-95 में। वहीं पर मैंने आर.सी. मुखर्जी की फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कवर की। वहीं पर मैंने भारती भवन पब्लिकेशन पटना की मैथ की किताबें आती थी, ए दासगुप्ता, सूर्यभूषण प्रसाद, वो किताबें डिस्कवर की। और इन किताबों से फाइनली बिना किसी टीचर की सहायता के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ में आना शुरू हुआ। खैर इतने समय पहले की बात है, 94-95, इतना टाइम बीत गया, एजुकेशन में इतनी सारी रिसर्च हो गई, तो मुझे लगता था कि आजकल की हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो कम से कम थोड़ा ज़्यादा सेल्फ स्टडी फ्रेंडली होती होंगी, कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो टेक्स्ट बुक को पढ़ करके बिना किसी एक्सटर्नल टीचर के समझ सकता है। और ये गलतफहमी मेरी दूर हुई उस समय जब मैंने अपने बेटे को एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की किताबों से पढ़ाने की कोशिश की, अभी रिसेंटली। इतनी कॉम्प्लिकेटेड किताबें कि 6ठी क्लास का कोई भी बच्चा अपने आप पढ़ करके उन किताबों को सब्जेक्ट नहीं सीख सकता। और दोस्तों यहीं पर आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का शायद सबसे पावरफुल ताला, जो एक तो इतना इनविजिबल है कि कोई भी इसकी बात नहीं करता, दूसरा इतना पावरफुल है कि आपके साथ में चाहे कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे कोई आपका पेपर लीक ना हो, उसके बाद भी ये ताला आपको गेट के बाहर ही रोक सकता है। कैसे, इसको समझने के लिए टेक्स्ट बुक्स की दुनिया से थोड़ा सा दूर चलते हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी की अगर आपने चढ़ाई पूरी की है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर एक रैंप है, एक रोड है जो ऊपर की तरफ स्लोप करता है। अब इस रोड पर आप लंबे लंबे कदम लेकर के भी चल सकते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर के भी चल सकते हैं, आप चढ़ाई पूरी कर लेंगे, मंदिर तक पहुँच जाएंगे। केदारनाथ में चढ़ाई में है सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस और रैंप में फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि स्टेयरकेस के हर स्टेप की एक ऊंचाई होती है, फिक्स्ड ऊंचाई होती है। मान लीजिए कि ये 6 इंच की ऊंचाई है, तो स्टेयरकेस पर मैं तभी चढ़ सकता हूं जब मेरे पैरों और घुटनों में इतनी ताकत है कि हर कदम वो 6 इंच की हाइट चढ़ सकते हैं। अगर मेरे पैरों और घुटनों में इतनी ताकत नहीं है तो मैं स्टेयरकेस पे नहीं चढ़ सकता, स्टेयरकेस मुझे एक्सक्लूड कर देता है। जबकि रैंप में ये समस्या नहीं है। रैंप में अगर मैं सुपर फिट हूं तो एक कदम में 6 इंच की ऊंचाई गेन कर लूंगा, अगर मैं उतना सुपर फिट नहीं हूं तो एक कदम में 5 इंच, एक कदम में 4 इंच, एक कदम में 1 इंच, आधा इंच, चौथाई इंच चल चल करके भी मैं रैंप की सहायता से ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। ध्यान दीजिए, सीढ़ियों पर बहुत सारे लोग कट आउट हो जाते हैं, नहीं चढ़ सकते। रैंप के ऊपर कोई भी आदमी चढ़ करके ऊपर तक पहुंच सकता है, मंदिर के दर्शन कर सकता है। दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक्स स्टेयरकेस की तरह होती हैं कि
एक स्टेप में आपको 6 इंच का जंप, 6 इंच की हाइट गेन करनी ही है। अब जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो बच्चा एक कदम में 6 इंच की हाइट कैसे गेन कर लेगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर उसको कोई टीचर मिल जाता है, मान लीजिए पेरेंट पढ़ा रहा है या बड़ा भाई या बहन पढ़ा रहा है या वो पर्सनल ट्यूटर अफोर्ड कर सकता है, तब क्या होता है, तब वो जो टीचर है वो किताब से मटेरियल ले करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, डाइजेस्टिबल टुकड़ों में, कि जो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस आपको खिलाता रहता है, फीड कराता रहता है। यानी उस 6 इंच की हाइट को 1 इंच या आधा इंच या चौथाई इंच में तोड़ करके मुझे दे देता है और मैं उसको कंज्यूम कर देता हूं। बेसिकली वो स्टेयर केस को रैंप बना देता है। अगर स्टेयर केस रैंप बन जाता है तो फिर रैंप के ऊपर कोई भी आदमी चढ़ सकता है। सीढ़ियां बहुत सारे लोगों को बाहर कर देती हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। 1984 में बेंजामिन ब्लूम नाम के रिसर्चर ने यह रिसर्च की और पाया कि जिन बच्चों को पर्सनल ट्यूटर मिल जाता है उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस 2 सिग्मा से इंप्रूव कर जाता है। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का इंप्रूवमेंट आ जाता है। आसान भाषा में समझें तो जो बच्चा 50% पे बैठा हुआ है उसको अगर पर्सनल ट्यूटर मिल जाता है तो वो 98% पे पहुंच जाता है। ध्यान दीजिए, सेम बच्चा है, सेम इंटेलिजेंस है, सेम मेरिट है, सेम टैलेंट है, सेम बुद्धि है, सेम मेधा है। जब उसके पास स्टेयरकेस था 50% पे बैठा था, जहां उसे पर्सनल ट्यूटर मिल गया यानी रैंप मिल गया, वो बच्चा 98% पे बैठ गया। और दोस्तों, यहीं पर वो ताला आता है, लॉक, जिसकी मैं बात कुछ समय पहले कर रहा था। रैंप कैसे आता है? रैंप 2-3 तरीकों से आ सकता है। एक तो तरीका यह है कि मेरा पेरेंट या मेरा बड़ा भाई या बहन मुझे पढ़ा सकता है। ऐसा होने के लिए आपको बहुत लकी होने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपके पेरेंट या भाई बहन के पास में उसी सब्जेक्ट का नॉलेज हो जो आप पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, उनके पास इतना समय हो कि वो आपके साथ में रेगुलर समय दे सकें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे भाई बहन तो दिन रात इसी मेहनत में लगे रहते हैं, किसी तरीके से बिल चुका सकें, किसी तरीके से फ़ीस और किताबें और कोर्सेज़ का खर्चा निकाल सकें। तो यहाँ पर रैंप पाने के लिए आपको उस एक्सक्लूसिव कैटेगरी में होना पड़ेगा कि भैया या तो पेरेंट पढ़ा सके या बड़ा भाई बहन पढ़ा सके, या फिर आपके पास में इतना पैसा हो कि आप पर्सनल ट्यूटर अफोर्ड कर सकें। वो टीचर जी को जो ये कह रहे थे कि भाई 2 बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता, अगर हम उनको ऐसा कहें कि भाई आप पढ़ाइए 2 ही बच्चों को लेकिन 20 बच्चों की फीस ले लीजिए, तो वो शायद पढ़ाने को तैयार हो जाए। तो वहां पे आप पर्सनल ट्यूटर की प्रॉब्लम को मनी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते तो आप फंस जाते हैं स्टेयरकेस के साथ। स्टेयरकेस, अभी हमने ब्लूम्स 2 सिग्मा थ्योरी में भी देखा कि जो बच्चा 50% पे बैठा हुआ है उसको अगर रैंप मिल जाता है तो वो 98% पे बैठ जाता है। लेकिन बच्चा अगर स्टेयरकेस के साथ फंस गया तो वो 50% पे ही बैठा होगा। और हमारा सिस्टम उसको क्या बताता है? हमारा सिस्टम बताता है कि बेटा तू आलसी है, तू निकम्मा है, तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे पास टैलेंट नहीं है, तेरे पास मेरिट नहीं है, तेरे पास बुद्धि नहीं है। हकीकत में उसके पास रैंप नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, वे आउट क्या है? अब वे आउट को हम 2 एंगल से देखते हैं। एक एंगल तो पॉलिसी मेकर्स और टेक्स्ट बुक्स बनाने वालों के एंगल से कि भाई टेक्स्ट बुक जो हम बनाते हैं उसका इंटेंडेड ऑडियंस कौन है, किसके लिए वो टेक्स्ट बुक बन रही है? क्या वो 6ठी क्लास के बच्चे के लिए टेक्स्ट बुक बन रही है या वो उसके टीचर के लिए टेक्स्ट बुक बन रही है? क्योंकि अगर 6ठी क्लास के बच्चे के लिए टेक्स्ट बुक बन रही है तब तो उस टेक्स्ट बुक को ऐसा होना पड़ेगा ना कि 6ठी क्लास का बच्चा बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के उस किताब को ही पढ़ करके उस सब्जेक्ट को सीख सके। अगर वो टीचर के लिए बन रही है तब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, वो तो पढ़ ही लेगा और समझ ही लेगा। बच्चे के लिए अगर हम बना रहे हैं तो हमें बच्चे के लिए रैंप बना करके देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे टेक्स्ट बुक राइटर्स इस चीज को समझते नहीं है। देखिए, टेक्स्ट बुक राइटर्स की तरफ से अगर आप देखें तो मैं 5 जगह से PhD और 10 जगह से मास्टर्स हूं। अब मैं जब फिजिक्स के बारे में बात करूंगा तो मैं तो भैया नील्स बोर और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों एक साथ बोल रहे हों तो उसी लेवल पे बात करूंगा। अब उस लेवल पे बच्चे को तो समझ में आएगा नहीं। मैं इस बात को समझता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं
नीचे आने की कोशिश करता हूँ। आप टेक्स्ट बुक देखिए तो उसमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि पता चलेगा कि किताब को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर मैं 100वें फ्लोर पे हूँ और मैं वहाँ से 10-20 फ्लोर नीचे आ भी जाता हूँ तो भी मैं 80 फ्लोर पे ही पहुँचता हूँ। बच्चा बेचारा ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है। ये जो 80 फ्लोर का अंतर है, यही वो 6 इंच का स्टेयरकेस बन जाता है। बच्चा पूरा करे तो कैसे करे। और सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि बच्चा क्या करे। जब तक हमारी टेक्स्ट बुक्स स्टेयरकेस से रैंप बनना सीख रही हैं, तब तक वो बच्चा क्या करे जो स्टेयरकेस के साथ में फंस गया है और 50% पे बैठा हुआ है। दोस्तों, इसके सोल्यूशन के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे फादर साहब 9th क्लास में फेल हो गए। अब गांव का माहौल था, फेल हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया पढ़ाई वढ़ाई बेकार है, पढ़ाई करनी नहीं है। और गांव में एक बंदा था जो ट्रक चलाता था, तो उन्होंने डिसाइड किया यार ट्रक चलाना बड़ा कूल प्रोफेशन है, तो मैं भी ट्रक चलाऊंगा। उस ट्रक ड्राइवर के असिस्टेंट बन गए और साल भर एक आध बार उसी ट्रक ड्राइवर के साथ में दूसरे शहर भी गए। एक उस ट्रक ड्राइवर की गर्लफ्रेंड थी गांव में ही, तो उसको उन्होंने लव लेटर्स भी एक आध बार ला के दिए। लेकिन बहुत जल्दी उनको ये समझ में आया कि यार ट्रक ड्राइवर का काम उतना भी कूल नहीं है जितना मुझे बाहर से लग रहा था। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार चलो पढ़ाई करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने 9th क्लास में फिर से एडमिशन लिया। अब 9th क्लास में एडमिशन लिया, मैथ समझ में आने को ना दे, क्या किया जाए। वो बताया करते थे कि मैं बड़ा शाई टाइप का, शर्मीला टाइप का लड़का होता था, तो टीचर से सवाल पूछना तो दूर, मैं ये भी नहीं कह पाता था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें, समझ में आ नहीं रही मैथ। तो उन्होंने 8वीं क्लास की किताबों का जुगाड़ किया। 8वीं क्लास की किताब पढ़ने की कोशिश की, वो भी नहीं समझ में आई। अब उन्होंने 7वीं क्लास की किताबों का जुगाड़ किया। 7वीं क्लास की किताब पढ़ने की कोशिश की, वो भी नहीं समझ में आई। अब उन्होंने 6ठी क्लास की किताबों का जुगाड़ किया। 6ठी क्लास की मैथ जब उन्होंने पढ़नी शुरू की तो कुछ समझ में आई। पहले उन्होंने 6th क्लास की मैथ्स की किताब कंप्लीट की, 7th की मैथ की किताब कंप्लीट की, 8th की मैथ की किताब कंप्लीट की, 9th की मैथ की किताब कंप्लीट की। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया तो एक सब्जेक्ट होता था ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, उसमें 50 में से शायद 50 या 49 नंबर उनके आए। स्कूल के बोर्ड पर आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। यानी 1950-60s की ये बात है। उस जमाने में किताबें ढूंढ करके उन्होंने स्टेयरकेस से रैंप बनाना फिगर आउट कर लिया। 94-95 में मेरे साथ में भी काफ़ी कुछ इसी तरह की चीज़ हुई कि भैया स्टेयरकेस से रैंप बनाना है आपको, किताबें ढूंढ के आप किसी तरह रैंप जोड़ तुगाड़ करके बनाने की कोशिश करते हो। आज की तारीख में तो गूगल है, इंटरनेट है, एआई है, बहुत सारी किताबें हैं, खान एकेडमी टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो आज की तारीख में तो डेफिनेटली ये पॉसिबल होगा कि आप अगर इस प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाएं हाथ धोके कि यार मेरे को स्टेयरकेस जो मेरे पास है मुझे रैंप बनाना है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर पाएंगे, सोल्यूशन उसका निकाल पाएंगे। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप 50% पे अटके हैं तो आप ये मत मान लीजिए, क्योंकि सारा कुछ सिस्टम आपको यही बताएगा कि तू मूर्ख है, तेरे पास बुद्धि, इंटेलिजेंस, मेरिट, टैलेंट नहीं है। ये सब बकवास मत मानिए। आप ये रियलाइज़ करिए मेरे पास स्टेयरकेस है, मेरे पास रैंप नहीं है। रैंप मैं फिगर आउट करता हूँ। रैंप अगर आपने फिगर आउट कर लिया, ब्लूम्स 2 सिग्मा थ्योरी कहती है आप 98% पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आपका इन चीज़ों के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है? टेक्स्ट बुक से पढ़ करके क्या आपको सब्जेक्ट समझ में आते थे? कौन सी ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं? ज़रूर शेयर करिएगा ऐसी टेक्स्ट बुक्स जिनसे पढ़ करके टॉपिक अपने आप समझ में आ जाता है। और ये रैंप और स्टेयरकेस वाले आइडिया के बारे में आप क्या फील करते हैं, ज़रूर शेयर करिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।